Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपने यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी हम पार्ट 1 का वीडियो यहाँ पर कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आप लोग को अपडेट देना चाहती हूँ. हालांकि मैंने आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कर ही दिया है अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम पर भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था और साथ ही मैंने यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर भी आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया है, अपडेट कर दिया है. लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि आपके जो असाइनमेंट्स की यहाँ पर डेट है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है और वो अब हो गई है 30th of April 2021, जो कि पहले आपकी थी 31st of March 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम दे दिया गया है, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप जून टी के लिए एलिजिबल हो सके, आप पेपर दे सकें. ठीक, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जब तक आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अपने असाइनमेंट्स को टाइमली कंप्लीट कर दीजिए और आपके स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि उनको ऑफलाइन सबमिट करना है आपको असाइनमेंट्स की ऑनलाइन, उसी मोड में सबमिट करने की कोशिश करिए. ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है. देखिए हर स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर का अपना क्राइटेरिया होता है. ठीक है, और मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता होता है क्योंकि मैं अलग जगह पे हूँ, आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो आपका स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका इतना मुझे आइडिया नहीं है. ठीक है, तो अपने जो रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर है उनके साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट में रहिए और कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी कॉन्टैक्ट बना के रखा करिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन भी आपके स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर की मिलती रहे. ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे 7 R's फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स. अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मैम ये टॉपिक तो हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है. तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, मैं खुद कह रही हूँ नहीं है, लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जो February 21 का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था शॉर्ट नोट्स में. ठीक है, और चांसेस ये भी हैं कि आपके पेपर में हो सकता है ये शॉर्ट में पूछ लिया जाए और हो सकता है लॉन्ग में भी पूछ लिया जाए. अब लॉन्ग में कैसे पूछ सकता है उसके डिफरेंट तरीके भी हैं. जैसे कि अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सिंपली पूछ सकता है आपसे कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स क्या होता है, इसको डिफाइन करिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और साथ ही इसके 7 R's फ्रेमवर्क को भी डिफाइन करिए. तो आराम से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है. ठीक है, तो अगर एक बार पेपर में आया है और टॉपिक थोड़ा सा नया है, टॉपिक नया भी नहीं कहूँगी मैं, बस हम फेमिलियर नहीं है, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं बस फेमिलियर नहीं है इसलिए हमको पता नहीं कि उनको 7 R's कहा जाता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको इसे पढ़ना ज़रूरी है. ठीक, दूसरी चीज़ ये, जिन भी स्टूडेंट्स को February 21 का पेपर चाहिए, मैं M.Com की यहाँ पर बात कर रही हूँ, M.Com फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की ही. ठीक है, तो अगर आपको M.Com फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का February 21 का पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इग्नू स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड PDF बना दी है. ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर और 6 सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर, पूरी PDF आपको एक में मर्ज होके मिल जाएगी. ठीक है, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी क्योंकि टाइमली मैं जो भी अपडेट्स आती हैं वहाँ पर इन्फॉर्म भी करती रहती हूँ. साथ ही PDFs भी आपको सारे सेशन की वहीं मिलेगी. तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम 7 R's फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की. तो ये 7 R's क्या होते हैं ये देखते हैं. तो ये रहे हमारे 7 R's ऑफ लॉजिस्टिक्स. सबसे पहला क्या है, राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, प्रोडक्ट की कंडीशन सही होनी चाहिए, सही प्लेस पर हमें डिलीवरी करनी है, जिस भी प्लेस पर हमारे कंज्यूमर या कस्टमर ने डिलीवरी मांगी है, सही टाइम के अंदर, एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट टाइम के अंदर हमें डिलीवरी करनी है प्रोडक्ट, सही कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है और उसकी प्राइसिंग भी करेक्ट होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए.
तो यही है हमारे 7 आवर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। अब आप मुझे बताइए, क्या ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी? अभी हमने पीछे भी डिस्कस भी की हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में यही सब चीज़ें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो राइट सही होना चाहिए, राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, प्रोडक्ट की कंडीशन सही होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस तक पहुंचना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, सही कस्टमर तक पहुंचे और उसकी प्राइसिंग भी सही होनी चाहिए। तो यही हमारे 7R फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं, उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाना। अब जैसे अगर मैं इसी टॉपिक की बात करूँ, अगर यही टॉपिक आपका पेपर में पूछा गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपने लिखे 7 आवर्स, मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ठीक है, और इस तरीके से आपने ऐसे डिवाइड करके यहाँ पर मेंशन किया, फिर उसके बाद इनको इंडिविजुअली डिस्क्राइब कर दिया। तो इससे क्या हुआ, प्रेजेंटेबल भी हो गया, एग्जामिनर को एक आइडिया भी लग गया कि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट किया है या नहीं। पॉइंट्स भी वो हाईलाइट हो जाएंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट सही डायरेक्शन में है, सही आंसर लिखा होगा, पॉइंट्स भी सही हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स को यूज करने की कोशिश किया करिए एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा राइट प्रोडक्ट। So freight companies should have complete information about the kind of product they are going to ship. Proper product knowledge is important for the management of time and resources. तो यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है कि जो फ्रेट कंपनीज है उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट को यहाँ पर शिप कर रही हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डेलिकेट है तो आप देखते होंगे जितने भी हमारे ग्लास के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कांच के प्रोडक्ट हैं या फिर जैसे क्रॉकरी आइटम्स हैं, ठीक है, जो बहुत डेलिकेट होते हैं, उस पर लिखा होता है हैंडल विथ केयर। अगर ये चीज़ नहीं मेंशन होगी तो जिस तरीके से और कार्गो को लोड किया जाता है और प्रोडक्ट्स को लोड किया जाता है, उस तरीके से उन प्रोडक्ट्स को भी लोड कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाएंगे, तो आगे तो हम उनको डिलीवर कर नहीं पाएंगे, राइट। तो जो हमारी फ्रेट कंपनीज है उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट को यहाँ पर शिप कर रही हैं, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यहाँ पर गैदर कर सके, जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, और एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्ट को पहुंचा सके। ठीक, अब जो हमारे हैंडल विद केयर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कोशिश क्या होती है कि उन प्रोडक्ट्स को हम जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टाइम लेंगे ऐसे प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, तो चांसेस हैं कि वो इन ट्रांजिट डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उसमें ऐसा चूज करने की कोशिश करते हैं जिससे हम डिलीवरी जल्द से जल्द हमारे कस्टमर तक पहुंचा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट कस्टमर। सो लॉजिस्टिक्स कंपनीज should know their target market so that they can identify their potential customers. By targeting the right customers in the market, they will have a better chance of gaining लीड्स। तो लॉजिस्टिक कंपनीज को यहाँ पर पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की मार्केट को यहाँ पर टारगेट कर रही हैं, किस ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाता है। तो हमें अपनी टारगेट मार्केट पता होनी चाहिए, हमें अपना सही कस्टमर पता होना चाहिए जिसके लिए हम प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट क्वांटिटी। सो अब जो प्रोडक्ट फॉर्म किया गया है वो राइट क्वांटिटी में हमारे कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर हम लॉजिस्टिक्स कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पर लॉजिस्टिक कंपनीज एक एक कंज्यूमर के पास जाके प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। एक प्रॉपर चेन चलती है जिसको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सबसे पहले होलसेलर पास जाता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से, फिर होलसेलर से रिटेलर पास जाता है और फिर उसके बाद एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कंपनीज को ये पता होना चाहिए कि हमें रिटेलर तक कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को पहुंचाना है, या फिर राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है जो हमें रिटेलर तक पहुंचानी है। अब ये कौन बता पाएगा, ऑब्वियसली रिटेलर। किस बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है हमारे कंज्यूमर से। ठीक है, तो उनकी नीड्स एंड वांट्स के बारे में उसको पता होता है, मार्केट के सिनेरियो के बारे में पता होता है, किन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है, किन की कम है, आजकल लोगों का बीच में ट्रेंड क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में नॉलेज होती है रिटेलर को, तो वो इजीली यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की उसके पास रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो it is important to know the right quantity of product to be sent to the retailers.
Thanks to modern AI system, companies can make the right prediction for the quantity of goods to be sent in the near future based on the past records. ठीक है, आपकी जो भी past sales हुई है उसके बेसिस पर भी आप यहाँ पर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं या फिर प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है. नाउ दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट ट्रक बुकिंग टू बी डन इन एडवांस. ठीक, अब अगर हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमारे पास में रिकॉर्ड ऐसे रहे हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा सेल्स दी है, हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी बिके हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसी ही डिमांड देखने को मिले, राइट. तो हमें इससे के लिए क्या करना पड़ता है, प्री बुकिंग करनी पड़ती है ट्रक्स की. ठीक, सो राइट क्वांटिटी वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन. अब देखिए, ये जो राइट क्वांटिटी है इसकी डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट हो सकती है. बिजनेस टू बिजनेस भी वैरी कर सकती है, इवन सीजन टू सीजन भी वैरी कर सकती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम समर्स की बात करें तो समर्स आ ही गए है ना, तो यहाँ पर किन प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा हो जाएगी, आपके एयर कंडीशनर्स की, रूम कूलर्स की, रेफ्रिजरेटर्स की. ठीक, और बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इन सब की डिमांड काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर राइज करेगी. ठीक, और अभी तक विंटर्स जब तक थे तब इन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा नहीं थी, तो हो सकता है हमने ये समर के प्रोडक्ट को यहाँ पर स्टॉक अप ना किया हो. ठीक है, या हमारे पास स्टॉक था तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपने पास नहीं रखे हों, क्योंकि हमें पता है अभी इसकी डिमांड नहीं है, अभी ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं सेल होंगे, तो फालतू में हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री ही इकट्ठा होगी. ठीक, लेकिन जैसे जैसे डिमांड राइज करेगी हम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, हम इन्वेंट्री ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जो राइट क्वांटिटी है वो बिजनेस टू बिजनेस और सीजन टू सीजन वैरी कर सकती है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट टाइम. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जितनी भी हमारी शिपिंग मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनके लिए टाइम बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. ठीक है, क्योंकि अगर हम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि सही कस्टमर तक हमको सही प्रोडक्ट पहुँचाना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर. टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. जैसे अगर हम इसको रियल लाइफ से भी कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आज की डेट में हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट. और आप कभी भी जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर वो ऑर्डर आपका डिलीवर करने की बात करते हैं. तो मान लेते हैं कि अगर आज आपने ऑर्डर किया तो हो सकता है 2 डेज के अंदर आपके पास उस ऑर्डर की डिलीवरी हो जाए, और अगर आप कोई प्राइम मेंबर हैं या प्लस मेंबर हैं तो हो सकता है वो 1 दिन में ही डिलीवर हो जाए, डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन एज वेल, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कंपनीज हमको एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड दे देती हैं तो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बन जाती है कि हमको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा. ठीक, अब इससे क्या हुआ, कस्टमर के दिमाग में आपकी कंपनी की जो ब्रांड इमेज है वो भी अच्छी क्रिएट हो गई, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है. ठीक, लेकिन यहीं अगर आपने 2 दिन का वादा करके 3 से 4 दिन के बाद प्रोडक्ट पहुंचाया या 3rd या 4th डे पहुंचाया तो कस्टमर के दिमाग में आपकी जो ब्रांड इमेज बनी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो खराब होना शुरू हो जाएगी, राइट. तो इसीलिए जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना है वो बिना डिले हुए उन तक पहुंच जाए. ठीक, so prior planning and management is needed to be done in advance for shipping in the right time. तो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट होना ज़रूरी है ताकि हम प्रोडक्ट्स को राइट टाइम में कंज्यूमर तक डिलीवर कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट कंडीशन. सो लॉजिस्टिक्स फर्म शुड मेक श्योर अबाउट द कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट रीचेस एंड कस्टमर. द प्रोडक्ट शुडंट बी ब्रोकन एंड द पैकेजिंग मस्ट बी इंटैक्ट. There should be proper R&D so that the product reaches the customer in the right condition. तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पर सिंपली यही बोल रहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट की कंडीशन है वो एकदम ठीक होनी चाहिए जब तक वो एंड कंज्यूमर तक ना पहुँच जाए. प्रोडक्ट में कुछ भी ब्रेकेज नहीं होने चाहिए, उसकी जो पैकेजिंग है वो भी प्रॉपर अपनी कंडीशन में होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि उसकी पैकेजिंग ही खुल जा रही है. ठीक है, तो प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि जो प्रोडक्ट है वो सही कंडीशन में हमारे कस्टमर तक पहुंच जाए. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट प्राइस. So the companies have to take care of price along with managing all the shipment process. Logistic companies have to monitor better freight routes and forecast exact landing units for cost efficiency. This ensures lowest cost
फ्रॉम देयर एंड। देखिए इस पॉइंट को अगर हम दोनों के कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करें, कंज्यूमर और हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज, तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है वो सही होना चाहिए, वो फेवरेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनका जो भी चार्जेस आए हैं प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने में, उन्होंने उन प्राइसेस को भी बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया हो। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फेवरेबल प्राइस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें लॉजिस्टिक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर कंपनीज को ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें जो भी प्रोडक्ट्स को शिप करना है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया ही था सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया कि हमें दो चीज़ यहाँ पर साइमल्टेनियसली बैलेंस करके चलनी होती है। एक चीज़ ये कि हमें अपनी कॉस्ट को भी ज़्यादा नहीं इंक्रीज करना, और दूसरा हमें अपने कस्टमर्स को भी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिपमेंट प्रोसेस है उसमें जो भी हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि पता चले जो हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट होने के बजाय लॉस होने लग जाए, उनकी कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसमें राइट प्लेस। So what's the point of 6 factors if the product doesn't reach to its target location? So there should be a proper location tracking of truckloads from both the customers as well as company end. This will help in determining the delivery of the consignment to the right place. अब इस पॉइंट को अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्पीड पोस्ट है हमारा, या फिर जो भी हमारी प्राइवेट कंपनीज है जो भी यहाँ पर आपको पोस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती, कोरियर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज़ पोस्ट करी, मान लेते हैं हम स्पीड पोस्ट की अगर यहाँ पे बात करें, तो अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर कोरियर करनी है तो आप जब उनको प्रोडक्ट देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट को वेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लेते हैं और आपको एक रिसिप्ट देते हैं। उस रिसिप्ट में आपका ट्रैकिंग आईडी या फिर कह सकते हैं कंसाइनमेंट नंबर होता है ना। अब आप क्या करते हैं, उस कंसाइनमेंट नंबर से अपने कंसाइनमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि अभी हमारा कंसाइनमेंट कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, अब जो कंपनी है जिसके थ्रू आप कोरियर कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं वो भी क्या करती है, ट्रैक करती है कि जो प्रोडक्ट है, जो ट्रक है वो कहाँ तक पहुँचा है, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी वो आ रहा है। तो एक तरीके से क्या होता है कि दोनों ही जगह पर साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग हो जाती है, कंज्यूमर के एंड पर भी और इवन आपकी कंपनी के एंड पर भी। ठीक है, इससे क्या होता है, पता चल जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो राइट प्लेस पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन अचीविंग ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। So it is physical distribution that eventually leads to the consumption of product or services. Timely delivery helps in achieving goodwill, repeat customer and hence sales increases. Besides, it helps in achieving कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये पॉइंट हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो कंज्यूमर है उस तक प्रोडक्ट टाइम से पहुंचना चाहिए, सही प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, सही कंडीशन में पहुंचना चाहिए, जो भी हम 7 आवर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, और टाइमली डिलीवरी होगी प्रोडक्ट्स की तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि गुडविल बढ़ेगी, ब्रांड इमेज बढ़ती है, कस्टमर्स दोबारा आपके पास आएंगे और आपकी सेल्स भी इंक्रीज करेगी। फ्यूचर में आप एडिशनल सेल्स भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग इकोनॉमिक और कॉस्ट एडवांटेज। सो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हमें इकोनॉमिक एडवांटेज या जिसे हम कहते हैं कॉस्ट एडवांटेज को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, कॉस्ट एडवांटेज मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसकी कॉस्ट कम लग रही है लेकिन वो इफेक्टिव वे में अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई भी कर रही है, प्रोडक्ट को टाइमली कंज्यूमर तक पहुँचा भी रही है और अल्टीमेटली कंपनी का यही ऑब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो जिन भी रीजन्स में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके स्पेशलाइजेशन होता है तो वो रीजन्स क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे रीजन में यूजिंग इफेक्टिव लॉजिस्टिक सिस्टम। ठीक है, तो उनको अपनी कंट्री में, अपने रीजन में प्रोडक्ट को फॉर्म करने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्योंकि उनकी वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ नहीं रही है। ठीक, तो वो क्या कर सकते हैं, ईजिली दूसरे रीजन में उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग इफेक्टिव लॉजिस्टिक सिस्टम।
अब इससे क्या होगा, इनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि अगर उनको प्रोडक्ट बनाने में ही ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती तो हो सकता है वो दूसरे रीजन तक अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की नहीं सोचते, ठीक है। सो इट अलाउज लैंडेड कॉस्ट, दैट मीन्स प्रोडक्शन प्लस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट टेकन टुगेदर टू बी कॉम्पिटिटिव विद अदर रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है restructuring of production facilities. So more and more producers are decentralizing their systems to attain economies of स्केल। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है। आई होप आपको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हम प्रोडक्शन लॉट में करते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में जब प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ना, वो कहीं ना कहीं कम होती है ना। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट को बल्क में खरीदते हैं तो वहाँ पर जो आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यही मतलब होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। पहले क्या था, एक सेंट्रलाइज पॉइंट था, एक सेंट्रल पॉइंट था, उसी के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो एडवांटेज है वो ईजिली उठा पाएँ, उसको अवेल कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट लाइन रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ मोर वेराइटीज एंड हेंस इंक्रीजेस द स्टॉक लेवल। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना पड़ेगा और इससे क्या होगा, हमारा जो स्टॉक लेवल है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, ठीक है। हमारे पास वेराइटी ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल होंगे, ठीक। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है, तब आपको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंपनी है, हमारी कंपनी ए, ठीक है, और इसके अंदर दो प्रोडक्ट लाइन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। क्या चल रही है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट लाइन की बात हम करेंगे, ठीक। अब देखिए पहली प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो यहाँ पर ये हेयर केयर प्रोडक्ट्स निकालती है, और दूसरी बात करें तो यहाँ पर ये स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स निकालती है। अब इसके हेयर केयर प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, जैसे हमारा शैम्पू हो गया, ठीक है, आपका हेयर वैक्स हो गया, ठीक, हेयर जेल हो गया, एसेट्रा, ठीक। ये सब प्रोडक्ट्स हमारे आ जाते हैं हेयर केयर में, और ये एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्किन केयर की, तो जैसे हम मान लें हैंड क्रीम है, ठीक है, फेस क्रीम है आपकी, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो आपका यहाँ पर मॉइस्चराइजर भी आ सकता है, ठीक, एसेट्रा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक ही कंपनी है लेकिन वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में क्या कर रही है, प्रोडक्ट्स निकालती है, ठीक है। सो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट अ कंपनी सेल अंडर अ सिंगल ब्रांड, ठीक है। ये जो कंपनी है ये अपनी ब्रांड के अंदर ही तो ये दोनों प्रोडक्ट्स को यहाँ पर निकाल रही है। इस तरीके समझ लीजिए जैसे पतंजलि है आपकी, ठीक है, पतंजलि के आपके अब स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, आपके ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारी अलग 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 प्रोडक्ट लाइन हो गई, लेकिन जो कंपनी है, जो लोगो है उसमें यूज होता है, जो कंपनी का नाम यूज होता है, जो ब्रांड यूज होती है, वो तो पतंजलि ही है ना। तो इस तरीके से ये होता है हमारा प्रोडक्ट लाइन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सो फोर्सेस प्रोडक्शन टू मैच द डिमांड, एक्सेस प्रोडक्शन फेसेस रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, प्राइस फॉल्स एंड अदर रिस्क। अब देखिए इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो यहाँ शॉर्टर होती है, ठीक है। शॉर्टर होने की क्या वजह है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रोडक्शन होगा और मार्केट में प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा। अब अगर हमने यहाँ पर प्रोडक्शन एक्सेस कर दिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद हमारा प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस हो जाएगा, उसकी जो प्राइजेस हैं वो गिर जाएंगी, या फिर अदर रिस्क जो मार्केट में रहते हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे आपका कंपटीशन बढ़ जाए, कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए, हो सकता है जिस प्रोडक्ट को आप यहाँ सेल कर रहे थे जिस प्राइस पे, हो सकता है वो कम प्राइस उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करने लग जाए, ठीक है। तो कंज्यूमर ऑब्वियस सी बात है उधर स्विच कर सकते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड तो यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है वो इसमें हमें
हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर है वो शिफ्ट हो चुकी है मैन्युफैक्चरर्स से ट्रेडर्स की तरफ। और लास्ट पॉइंट है हमारा फास्टर डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम्स इनेबल फास्टर इन्वेंटरी प्लानिंग, फोरकास्टिंग सेल्स, स्टॉक अपडेट एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन। सो हमने अपने पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करी, तो मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अब मैनेजमेंट हमारा लॉजिस्टिक्स का काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि अब हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, उसको पहले से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल वे में क्या होता था, ट्रेडिशनल टाइम में कि जो हमारे मार्केटर्स थे, जो हमारे सेलर्स थे, वो क्या करते थे, स्टॉक्स को यहाँ पर पाइल अप करके रखे रहते थे, है ना, इन्वेंट्री को ब्लॉक करके रखे रहते थे, चाहे उसकी डिमांड फ्यूचर में हो और चाहे ना हो। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर इन्वेंट्री की प्लानिंग भी कर सकते हैं, सेल्स फोरकास्ट भी कर सकते हैं, स्टॉक अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आए उसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉक को अपडेट भी कर सकते हैं, और मार्केट की कंडीशंस जिस हिसाब से चेंज हो रही है उसके हिसाब से हम प्रॉपर रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपनी इस पर्टिकुलर यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये यूनिट कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।